नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। अरे सॉरी, 25 फरवरी आज, तो 25 फरवरी के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? तो रशियन फोर्सेस ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया है। मोदी जी ने पुतिन से बातचीत की है, इमीडिएट सीज फायर और डायलॉग की डिमांड की है। हालांकि इंडिया की सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स और जो इंडियन प्रोफेशनल्स फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको इवैक्यूएट किया जाए। फिर इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिज्म नहीं खत्म हुआ है। इंडियन व्हीट एक्सपोर्टर के लिए यहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर केरला में जो एंडोसल्फन का केस हुआ था, इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केरला की सरकार से बोला था कि जो लोग भी एंडोसल्फन पेस्टिसाइड की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आप कंपनसेशन दो। बट वो कंपनसेशन अभी नहीं आया है, इसके लिए एक पिटीशन फाइल हुई है, इसको देखेंगे। टी एक्सपोर्टर्स जो है इंडिया के, वो थोड़ा इस समय पे टेंशन में है इस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन एक बड़ी क्वांटिटी में इंडियन टी को खरीदते हैं और ऑब्वियस ही बात है, ये इंडियन टी एक्सपोर्ट्स में पोटेंशियल है कम होने का। इसके बारे में देखेंगे। और गंगू पाई काठियावाड़ी नाम की जो मूवी है आलिया भट्ट की, इसके रिलीज को लेके कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया कि नहीं भाई, मूवी रिलीज होगी। तो इतनी न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्विवियल? कॉन्विवियल का मतलब होता है हैप्पी एंड फ्रेंडली इन एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर। प्रसन्न चित्त, खुशनुमा, मिलनसार। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्विवियल, हैप्पी और फ्रेंडली। तो यहां पे सेंटेंस में यूजेज क्या है? आफ्टर एन एक्सट्रीमली कॉन्विवियल इवनिंग द थर्सडे मॉर्निंग अलार्म कॉल केम अर्ली। मतलब कॉन्विवियल इवनिंग मतलब बड़ी ही खुशनुमा अच्छी इवनिंग, ठीक है ना, मजा सा आया, बहुत सारे दोस्त वगैरह आए थे, पार्टी वगैरह की, खाना पीना साथ में खाया, और उसके बाद एकदम से थर्सडे मॉर्निंग अलार्म कॉल आ गई, तो ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, फिर से काम शुरू हो गया। ठीक है ना, तो कॉन्विवियल मतलब खुशनुमा। ठीक है, चलिए पहली न्यूज। महाराष्ट्र मिनिस्टर अरेस्टेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये शायद कल का ओवरऑल जो हेडिंग थी वो बदलना भूल गए। महाराष्ट्र मिनिस्टर का अरेस्ट हुआ था, ये कल की न्यूज है, तो यहां पे थोड़ा सा टाइटल बदल गया है। न्यूज ये है कि रशिया ने ऑल आउट इन्वेजन किया है यूक्रेन का बाय लैंड, एयर एंड सी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक का सबसे खतरनाक अटैक है ये, यूरोप के अंदर किसी स्टेट के द्वारा किसी दूसरे स्टेट के ऊपर। बीच में बहुत सारे और दूसरे वॉर हुए हैं, ये सुडान, साउथ सुडान, वॉर्स तो बहुत हुए हैं पूरी दुनिया में। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा इन्वेजन है ये। और यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टेलीवाइज्ड एड्रेस में अपने देश के सामने, दुनिया के सामने आए और इन्होंने बोला इन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अप्रूव कर दिया है। लुहांस्क डोनेट्स्क नाम की टेरिटरी तो अलग हो ही गई है, उसके बाद यूक्रेन की बाकी सिटीज के ऊपर भी अटैक हो चुका है। रशियन मिसाइल्स यूक्रेनियन सिटी के ऊपर गोले बरसा रही हैं। यूक्रेन की कैपिटल कीव या फिर क्विव, दो तरीके से नाम लिया जाता है, एक तो कीव बोलते हैं KIEV, एक बोलते हैं KYIV। ठीक है, तो यूक्रेन की कैपिटल के ऊपर भी यहाँ पे रशियन मिसाइल्स गिरने लगी हैं। लोग घरों के अंदर बैठे हैं, कब गोला गिरेगा, कब बम फटेगा, भाई डरे हुए हैं लोग। यूक्रेन ने बताया है कि चारों तरफ से अटैक आया है, चाहे चेरनीहिव का बॉर्डर हो, चाहे खरकीव का बॉर्डर, चाहे लुहांस हो, चाहे ओडेसा हो, चाहे मारियापोल हो, हर तरफ से अटैक आया है। इवन बेलारूस की टेरिटरी से भी रशिया अटैक लॉन्च कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन। अगर आप नक्शा देखें तो ये जो टेरिटरीज थी ओवरऑल डिस्प्यूटेड, वो यहां है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये दो टेरिटरीज आपको दिख रही। लेकिन इसके अलावा ये जो क्रीमिया नाम की टेरिटरी जिसको रशिया कब्जा चुका है, इसके थ्रू भी यहां पे अटैक किया गया है यूक्रेन के ऊपर। फिर ये मारियोपोल नाम की जो जगह है, यहां से भी अटैक किया गया है। ओडेसा नाम की जो जगह है, यहां से भी अटैक किया गया है। बेलारूसियन बॉर्डर से भी अटैक किया गया है। कीव कैपिटल के ऊपर अटैक हो रहा है। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। यूक्रेन के ऊपर फुल स्केल इन्वेजन, चारों तरफ से मिसाइल तो दागी जा रही है, नेवी के थ्रू तो अटैक किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट के थ्रू तो अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है और पूरी दुनिया के लीडर से अपील की है कि रशिया के ऊपर, इस व्लादिमीर पुतिन के ऊपर सैंक्शंस लगाओ। शायद यूक्रेन भी इस बात को जानता है कि मदद करने कोई आने वाला है नहीं। इनके प्रेसिडेंट ओपनली बोल चुके हैं कि हम रशिया के अगेंस्ट इस लड़ाई में अकेले हैं। पुतिन जस्टिफाई कर रहे हैं इस अटैक को। पुतिन का ये बोलना है कि रशियन लोगों को, रशियन एथनिसिटी के लोगों का जेनोसाइड हो रहा है यूक्रेन में। ये बात रशियंस बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं। एक्चुअली में लुहांस्क डोनेट्स्क वाले इलाके में ऐसा बताया जाता है कि रशियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यूक्रेन में रशियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, बट फिर भी कोई ना कोई प्रोटेक्स्ट चाहिए
अटैक करने के लिए, तो यही प्रेटेक्स्ट समझ लिया। तो रशिया सेफ नहीं फील कर सकता अगर रशियंस पूरी दुनिया में सेफ नहीं करते फील। ये यूक्रेन की टेरिटरी से हमारे अगेंस्ट थ्रेट है, इसलिए हम इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ओपनली बोल दिया यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस की ये न्यूज है। दूसरी न्यूज ये है कि मोदी जी ने पुतिन साहब से बात की है फोन के ऊपर, और मोदी जी ने पुतिन साहब से बोला है कि भाई अगर हो सके तो इमीडिएट सीज फायर करिए, बातचीत के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट करिए, ये लड़ाई तो भाई देखो कुछ ज्यादा ही सीरियस होती जा रही है। तो अभी थर्सडे नाइट को ही फोन के थ्रू बातचीत हुई है मोदी जी के बीच में और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। यहां पे हमारा ऑब्वियसली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड ये है कि भाई जो इंडियन सिटीजन्स हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में, उनकी मदद हो, उनको मारा पीटा ना जाए। ऑब्वियस सी बात है, अब व्लादिमीर पुतिन अपनी फोर्सेस से बोलेंगे कि देखिए रहो कहीं इंडियन सिटीजन्स को नुकसान ना पहुंचे, तो वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। और सबसे पहले एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इंडियंस को बचाना। उसके बाद मोदी जी ने यह भी बोला कि डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करिए, रशिया और नाटो ग्रुप के बीच के डिफरेंसेस ऑनेस्ट और सिंसियर डायलॉग के थ्रू ही सॉर्ट आउट होंगे। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई गई। जो भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इंडिया के यूक्रेन में काम कर रहे हैं, उनको वापस बुलाने के लिए यहां पे अरेंजमेंट करने की बात की जा रही है। मोदी जी का जो कन्वर्सेशन है पुतिन के साथ, बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स हुई हैं दुनिया भर के लीडर्स के आपस में, तो यहाँ पे मोदी जी की पुतिन के साथ भी बातचीत हुई है। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने अपने काउंटर पार्ट जो कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम है, उनके थ्रू भी बात की है। यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा के साथ भी यहाँ पे बातचीत की है। अगर आप देखो तो यूक्रेन यहां पे इंडिया के ऊपर प्रेशर सा डाल रहा है कि इंडिया प्रो यूक्रेन स्टेटमेंट्स दे। ठीक है, ऑलरेडी 10 से 15 लोग मर चुके हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा लोग यहां पे मर चुके हैं, बहुत से सिविलियंस, रशियन मिलिट्री, यूक्रेनियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, रशिया के भी सोल्जर्स मरे होंगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पे मोदी जी एक प्रॉपर स्टैंड ले, ऐसा यहां पे यूक्रेन बोल रहे हैं। कल यूक्रेन के जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो वही ओपनली सामने आया और उन्होंने बोला कि मोदी जी अगर पुतिन से बात करेंगे तो कुछ कॉन्क्रीट यहां पे निकल सकता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यूक्रेन इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है। प्रेशराइज क्या कर रहा है? आप कह लीजिए एथिकली और मॉरली प्रेशराइज कर रहा है कि आप इस क्राइसिस में कुछ बोलिए, आप वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड पावर है। मोदी जी को एक दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बताते हुए ये गुहार लगाई है यूक्रेन के एम्बेसडर ने कि इंडिया प्रो यूक्रेनियन स्टेटमेंट्स दे। बट हम क्यों स्टेटमेंट्स दें भाई? रशिया हमारा ऑल टाइम अलाई रहा है, भले ही चाइना 1962 वॉर में रशिया ने हमें ओपनली सपोर्ट नहीं किया, भले ही एलएसी की क्राइसिस में रशिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया, बट कश्मीर के मुद्दे को लेके और जब यूएस स्ट्रेटेजिकली अगेंस्ट अलाइंड था इंडिया के, तब रशिया ने हमको सपोर्ट किया। तो आज की डेट में रशिया के अगेंस्ट बात करना ये कहीं से भी दिमाग की बात नहीं होगी इंडिया के पर्सपेक्टिव से। प्लस यहां पे जो बाइडेन साहब भी बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ कंसल्ट कर रहे हैं रशिया के मुद्दे को लेके। देखिए, दुनिया भर की वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि रशिया के ऊपर प्रेशर डालिए, बट हम रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने समय पे हमारी मदद की थी, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने नहीं भी की है, बट यूएस भी कौन सा हमेशा हमारे प्रो रहा है। समझ गए बात को? तो इंडिया को यहां पे एक टाइट रोप चलना है। क्यों? क्योंकि एक तरफ यूएस के साथ भी रिश्ते अच्छे रखने, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी रिश्ते अच्छे रखने, हम किसी से भी बिगाड़ यहां पे नहीं सकते, इसलिए एक न्यूट्रल स्टैंड इज द बेस्ट ऑप्शन, और वही इंडिया यहां पे कर रहा है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अच्छा, वॉर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, आपको इस न्यूज से पता चलेगा। रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी उभर के आई है इंडियन व्हीट एक्सपोर्टर्स के लिए। देखिए, दुनिया में व्हीट का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है रशिया, और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में आता है। अगर आप देखो, दुनिया भर में जितना भी व्हीट एक्सपोर्ट होता है उसका एक क्वार्टर लगभग 25% रशिया और यूक्रेन मिलकर करते हैं। 18% ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट ये ओरिजिनेट करते हैं रशिया में। अगर 2019 की बात की जाए, यूक्रेन रशिया को मिला दो, तो दुनिया भर में जितना भी व्हीट एक्सपोर्ट हुआ है 25.4% रशिया और यूक्रेन से निकल के आया है। इजिप्ट, टर्की और बांग्लादेश जैसे देश अपना आधे से ज्यादा व्हीट रशिया से खरीदते हैं। इजिप्ट सबसे बड़ा इंपोर्टर है व्हीट का पूरी दुनिया में। $4 बिलियन का व्हीट सालाना इजिप्ट खरीदता है। ठीक है ना, उनकी 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए। रशिया और यूक्रेन से 70% इजिप्ट अपना व्हीट खरीदता है। अब ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रही है, तो व्हीट एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे यूक्रेन से भी, रशिया से भी। तो इस बीच में इंडिया का जो व्हीट है वो कहीं ना कहीं बेचा जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इंडिया के पास व्हीट के जबरदस्त बफर स्टॉक्स है। इंडिया के पास 24.2 मिलियन टन व्हीट पड़ा हुआ है। हमारा जो बफर स्टॉक है, जो हमें इमरजेंसी में मेंटेन करना है व्हीट का, उससे दुगना व्हीट हमारे पास इस समय पे बफर स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इमीडिएट बेसिस पे व्हीट को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट
कर सकते हैं। टर्की एक बहुत बड़ा परचेजर है रशियन और यूक्रेनियन वीट्स का। अगर देखा जाए तो जितना भी वीट टर्की इंपोर्ट करता है उसका 74% आता है कहां से? रशिया और यूक्रेन से। ये 2019 का डाटा है। इंडिया यूक्रेन से क्या इंपोर्ट करता है? तो एनिमल एंड वेजिटेबल फैट एंड ऑयल हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, बट हम जितना टोटल एनिमल एंड वेजिटेबल फैट एंड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका केवल 10% यूक्रेन से आता है। तो यूक्रेन में इस वॉर का हमारे वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हम आराम से अपनी रिक्वायरमेंट को किसी दूसरी कंट्री से पूरा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो डॉलर वैल्यू में दुनिया में सबसे ज्यादा वीट का एक्सपोर्ट किसने किया है 2019 में? तो रशिया में $7.9 बिलियन एक्सपोर्ट किया वीट 2019 में, यूनाइटेड स्टेट्स ने $6.3, कनाडा ने $6.3, फ्रांस ने $4.5, यूक्रेन ने $3.6। ये इस पेपर 3 इंडियन एक्सपोर्ट्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स डेस्क फॉर द रिलीज ऑफ गंगूबाई काठियावाड़ी। ये न्यूज क्या बोलती? देखिए, संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई है गंगूबाई काठियावाड़ी। अजय देवगन, विजय राज और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स इसमें हैं। अब ओवरऑल इस पर्टिकुलर फिल्म के अगेंस्ट एक पिटीशन चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक पर्सन है जिनका नाम है बाबूजी शाह। बाबूजी शाह सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि सर ये न्यूज मत, ये मूवी मत रिलीज होने दीजिए गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी का मैं एडॉप्टिव सन हूं, ऐसा बाबूजी शाह बोल रहे हैं, और ये न्यूज मेरी मदर को डिफेम करती है। अगर आप ये मूवी उनकी मदर को डिफेम करती है, तो अगर ये मूवी रिलीज होती है तो मेरी मदर की ओपनली खिल्ली उड़ाई जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए आप इस मूवी को रिलीज मत करिए। ये बाबूजी शाह ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। संजय लीला भंसाली भी ऑब्वियस सी बात है अपना एडवोकेट भेजेंगे। तो इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को लीड कर रही थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ठीक है भाई, मिस्टर भंसाली की तरफ से एडवोकेट थी आर्यमा सुंदरम और रोहिणी मूसा। इन्होंने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, ये गंगूबाई काठियावाड़ी को डिमीन नहीं कर रही है, उसको ग्लोरीफाई कर रही है। और ये जो मूवी है इट इज बेस्ड ऑन अ बुक माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे पब्लिश्ड इन 2011। इस बुक को पब्लिश किया था हुसैन जायदी ने। इसमें रिपोर्टर जेन बॉर्जेस के भी कुछ इनसाइट दिए गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एडॉप्टिव सन है गंगूबाई काठियावाड़ी के, बाबूजी शाह, उनका ये बोलना है कि ये फिल्म उनकी मदर को डिमीन करती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फिल्म मेकर्स क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये ग्लोरीफाई करती है। और ये जो आर्यमा सुंदरम है जो कि भंसाली जी के एडवोकेट है, उनका ये भी बोलना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम 1989 की बात की जाए, और ये जजमेंट था ओरे ओरे ग्रामाथिले नाम की मूवी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये बताया गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सैक्रोसैंक्ट है, उसको नहीं दबाया जा सकता। और फिल्में बनाना एक प्रकार का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसको आप नहीं दबा सकते, खासकर तब जब हम गंगूबाई काठियावाड़ी को यहाँ पे डिमीन नहीं कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ओके, और प्लस यहाँ पे इस क्लेम के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि जो बाबूजी शाह नाम के पर्सन है जो कि अपने आप को गंगूबाई काठियावाड़ी का अडॉप्टिव सन बता रहे हैं, ये सच में अडॉप्टिव सन है नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए। हालांकि वो इतना काम का है नहीं जानना। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये बोल चुका है कि हो सके तो फिल्म के टाइटल को बदलिए, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर संजय लीला भंसाली इनकी एडवोकेट सुंदरम जी क्या बोल रही हैं कि इस नाम को पहले ही अनाउंस किया जा चुका है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मूवी को अप्रूवल दे चुका है, नाम पब्लिश हो चुका है, एडवर्टीज हो चुका है, इस समय पे नाम बदलना काफी मुश्किल होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो इंडिया में फिल्म सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को देखता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी, तो सिनेमाटोग्राफो एक्ट 1952 के थ्रू बनाई गई है। सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन के बाद ही फिल्म्स इंडिया के अंदर पब्लिकली रिलीज की जाती है। फिल्म्स की 4 कैटेगरी है इंडिया के अंदर। पहली है यू अनरिस्ट्रिक्टेड, दूसरी है यूए अनरिस्ट्रिक्टेड बट विद द पेरेंटल डिस्क्रिप्शन एडवाइजरी फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स, मतलब हर कोई फिल्म देख सकता है लेकिन 12 साल से कम के बच्चे पेरेंटल डिस्क्रिप्शन के अंदर पिक्चरें देखें। तीसरी है एडल्ट कैटेगरी, बच्चे नहीं देख सकते। चौथी है एस, स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस के लिए जो पिक्चर बनाई जाती है। ज्यादातर पिक्चर्स अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं क्योंकि जो फिल्म मेकर्स फिल्में बनाते हैं उनका अच्छा खासा पैसा खत्म हो जाता है, तो पैसे वसूलने हैं तो ज्यादा लोग फिल्में देखेंगे तो ही वसूल पाएंगे, इसलिए पिक्चरें ज्यादातर अनरिस्ट्रिक्टेड ही बनाई जाती हैं। जो कि ऑब्वियसली बात है, रिस्ट्रिक्टेड फिल्में होंगी तो नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग द फिल्म्स विल बी लेस, तो उस फिल्म की कॉमर्शियल कॉस्ट को रिकवर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अक्सर कर फिल्म सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को लेके एक टसल सा रहता है, किसके किसके बीच में? सेंसर बोर्ड के बीच में और फिल्म मेकर्स के बीच में।
जो कि फिल्म मेकर्स एब्सोल्यूट फ्रीडम जाते हैं और सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं उस फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का विजन क्या है? विजन है भाई कि हेल्दी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना विद इन द प्रोविजंस of Cinematographer Act 1952 and Cinematographer Certification Rules 1983। जीएस पेपर 3 रोल ऑफ मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट इश्यूज प्लिया अगेंस्ट केरला इन एंडोसल्फन केस। देखिए केरला की सरकार के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई एंडोसल्फन पेस्टिसाइड के चलते एक्सपोजर से जिन लोगों की भी तबियत खराब हुई, जिनकी भी जाने गई, उनको 5 लाख कंपनसेशन देना था, बट वो कंपनसेशन अब तक नहीं दिया गया। एक बेंच बैठी है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, तो उसके सामने केरला की कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के एक रेजिडेंट बैजू केजी ने यह बोला है कि भाई जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दिया था, जनवरी 2017 जुलाई 2019 में, कि राज्य में केरला में जिन जिन लोगों को भी एंडोसल्फन से प्रॉब्लम्स हुई उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। जनवरी 2019 के ऑर्डर में द एपेक्स कोर्ट had directed Kerala to release the entire undisbursed compensation to all affected persons within 3 months। और ये कंपनसेशन चाहे वो इंडस्ट्री प्लेयर्स जिसने एंडोसल्फन पॉल्यूशन किया उससे वसूलो, चाहे आप भारत सरकार से वसूलो, लेकिन तुरंत कंपनसेशन दो लोगों को। लेकिन केरला की सरकार की तरफ से कंपनसेशन नहीं आया। जनवरी 2019 में केरला की सरकार ने बोला था कि हमने 180 करोड़ रुपया साइड रख रखा है विक्टिम कंपनसेशन के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टर्मिनली इल हैं। क्यों टर्मिनली इल हैं? तो केरला में कैश्यू प्लांटेशंस लगाई गई हैं, उन कैश्यू प्लांटेशंस के ऊपर एंडोसल्फन छिड़का जाता है। एंडोसल्फन एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको 1954 में डेवलप किया गया था। इसको 1980s में 1990s में इंटेंसिवली यूज किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इससे पैदा किए हुए प्रोडक्ट्स अगर आप खाते हो या अगर इसके डायरेक्ट टच में आते हो, जो भी खेतीबाड़ी करते हैं लोग एंडोसल्फन के थ्रू, उनके अंदर बहुत से एलिमेंट्स आ गए, स्किन इरिटेशन, नर्व टिश्यू डैमेज, रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल डैमेज। तो एंडोसल्फन को तो बैन कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों को नुकसान हो गया था जहां पे एंडोसल्फन यूज हो रहा था, टी प्लांटेशन में, पैडी फ्रूट ऑर्चर्ड में, उनको कंपनसेशन देने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। केरला की सरकार ने अब तक कंपनसेशन नहीं दिया है। और ऑब्वियसली बात है, मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट यहां पे झाड़ेगा केरला की सरकार को। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी कंपनसेशन लोगों के पास पहुंच जाए। किस प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंडोसल्फन से, ये फोटोज आपको नजर आ रही है, बहुत ही डिस्टर्बिंग सी फोटोज है। जल्दी से जल्दी ओवरऑल देखा जाए तो इस देखिए कहीं पे भी एंडोसल्फन का तो अब यूज बैन ही है, होता नहीं है। ठीक है, कहीं पे इलीगली हो रहा हो तो बात अलग है, नहीं होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग सफर कर चुके हैं उनकी मदद जानी चाहिए। 2001 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने कासरगोड के पादरे विलेज में जब स्टडी कंडक्ट करवाई, टेस्ट वगैरह करवाए, तो पता चला कि भाई एंडोसल्फन से क्या बवाल हो रहा है। उसके बाद उसको ऑल ओवर इंडिया बैन किया गया। जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, टी एक्सपोर्टर्स फ्रेट ओवर रशियन अनसर्टेनिटी। रशिया और यूक्रेन एक बड़ी क्वांटिटी में इंडिया से टी इंपोर्ट करता है। देखा जाए तो हर साल रशिया इंडिया से 40 मिलियन केजी टी खरीदता है, यूक्रेन इंडिया से 15 मिलियन टी खरीदता है, 15 मिलियन केजी। अब ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन की ये टी खरीदेगा इस बात के चांसेस कम है, रशिया टी खरीदेगा इस बात के चांसेस भी कम हो सकते हैं। एक तो रशिया वॉर में इन्वॉल्व है, दूसरा रशिया के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो सैंक्शंस के बीच में ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है। जो यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया है टी का, इसका यह बोलना है कि रशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन टी के लिए। 145 मिलियन केजी एनुअल टी इंपोर्ट करता है रशिया, जिसमें से 40 मिलियन केजी वो इंडिया से करते हैं, और इस 40 मिलियन केजी का 45% साउथ इंडिया से वहां पे जाता है। हर साल अगर आप देखो जनवरी से नवंबर 2020 की बात करिए तो हमने 189.8 मिलियन केजी टी एक्सपोर्ट किए। 2021 में हमने लगभग 175.3 मिलियन केजी टी एक्सपोर्ट किए, मतलब टी का एक्सपोर्ट कम हुआ है, और अब और कम हो सकता है बिकॉज यूक्रेन और रशिया से जो टी की डिमांड है दैट इज लाइकली टू रिड्यूस। एक और एंगल है, रशिया यहां पे हो सकता है टी खरीदे, लेकिन टी खरीदने के लिए दो टर्म्स होते हैं, एक तो रुपी पेमेंट, दूसरा डॉलर पेमेंट। अगर तो हमारी भारत सरकार रुपी पेमेंट कर रही है, मतलब रशियन जो इंपोर्टर्स हैं वो रुपी में इंडिया को पेमेंट कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर डॉलर में पेमेंट हो रही है तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि डॉलर्स के इशू के ऊपर यूएस की चलती है, और यूएस मोस्ट प्रोबेबली बहुत से सैंक्शंस लगाने वाला है रशिया के ऊपर इस पूरी यूक्रेन क्राइसिस को लेके, तो इंटरनेशनल ट्रेड मुश्किल हो सकता है। आपको पता है कि ये जो पेमेंट्स हैं ये बैंक्स के थ्रू आती हैं, और कुछ बैंक्स ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुकी हैं कि यूक्रेन और रशिया में
जाने वाले सामान के लिए यूक्रेन रशिया से जो पेमेंट बाहर निकल के आएगी, उस पेमेंट मैकेनिज्म में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो बैंक के इस अनाउंसमेंट से बहुत सारे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स विच आर इन रशिया, यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज, वो थोड़े टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इससे ट्रेड इफेक्ट होने वाला है। इंडिया में अगर टी इंडस्ट्री के साइज को देखा जाए तो 2020 में इंडियंस ने लगभग 1.1 मिलियन टन ऑफ टी को कंज्यूम किया है। ओके, ऐसा बताया जा रहा है कि 2022 से 27 के टाइम पीरियड में जो टी कंजम्पशन है इंडिया के अंदर वो सालाना 4.2% से बढ़ेगा। इंडियंस लगभग 1.4 मिलियन टन ऑफ टी कंज्यूम करेंगे 2026 में। इंडिया के मेजर टी ग्रोइंग रीजन्स की अगर हम बात करें तो भाई नॉर्थ ईस्ट आसाम में, नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग में, डिब्रूगढ़ इज द टी सिटी ऑफ इंडिया। डिब्रूगढ़ में फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, यहाँ पे टी पैदा होती है। आसाम में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर बहुत टी पैदा होती है। 50% इंडिया की आसाम की ट्री यहाँ पे पैदा होती है, इसलिए डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। स्टेट ऑफ आसाम वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन है। नीलगिरी साउथ इंडिया में भी टी को उगाया जाता है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है टी का। 3/4 टी जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है वो इंडिया के अंदर ही लोकली कंज्यूम हो जाती है। एग्रीकल्चर जिस पेपर थीम न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। आई होप आपको पसंद आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।